हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मरमेड इन द वाटर फिल्म को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हम हीप नाम के एक इंसान को देख पाते हैं जिसकी फैमिली का सालों पहले मर्डर हो गया था और अभी वो फिलाडेल्फिया शहर के एक अपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट था। हीप का काम था कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को जो भी परेशानी होती हीप उसे सॉल्व करता था। हीप कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि उस अपार्टमेंट के पुल का पानी खुद ब खुद चिपचिपा हो जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे महसूस हो रहा था कि उस पुल के पानी में कोई स्विम कर रहा है। अब शाम में हिप को पुल से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, तो वो पुल के पास जाता है और आवाज लगाता है, लेकिन सामने से कोई भी आवाज नहीं आता। हम देख पाते हैं कि किसी ने अपनी चाबी को पुल के पास ही छोड़ दिया था। तभी पुल के अंदर से एक लेडी निकलती है और उस चाबी को लेकर अंदर चली जाती है, लेकिन इस बार हिप ने उस लेडी को देख लिया था। वो उसे बाहर आने को कहता है। जब वो लेडी पुल के बाहर नहीं आती तो हिप खुद ही पुल के अंदर चला जाता है, लेकिन चूंकि हिप को स्विमिंग करनी नहीं आती थी तो वो डूबने लगता है। हिप किसी तरह खुद को संभाल कर पुल से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो दोबारा से पानी में फिसल जाता है और बाहर निकल नहीं पाता। इसके बाद सीन कट होता है और हम हीप को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रहा होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने वही लेडी थी, जिससे साफ है कि इसी लेडी ने हिप को पुल में डूबने से बचाया। यहाँ हिप उस लेडी से बातें करता है और हमें पता चलता है कि ये लेडी पानी की दुनिया से आई हुई है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। क्या ये लेडी हिप से पूछती है, क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है, मानो जैसे सुइयां चुभ रही हो? लेकिन हिप कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। यहाँ वो लेडी उसे बताती है कि उसका नाम स्टोई है और मैं एक नार्व हूँ। नार्व पानी की दुनिया के जीव को कहते हैं। यहाँ स्टोई काफी थकी हुई थी और वो वहीं पर सो जाती है। कुछ देर बाद ही उसे उठाकर पानी में जाकर डालने वाला था, लेकिन जैसे वो पुल के पास पहुंचता है एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर उसकी तरफ ही आ रहा था और तभी स्टोई की भी नींद खुल जाती है और वो हिप को जल्दी वहां से चलने को कहती है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि उन दोनों के पीछे उल्फ जैसा दिखने वाला क्रिएचर उनके पीछे भाग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते तब तक वो दोनों कमरे के अंदर पहुंचकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। अगले दिन हिप एक ऑफिसर को बुलाता है और एक अनजान जानवर की कंप्लेंट करता है, पर उस समय उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर ऑफिसर के जाने के बाद हिप योंगसू नाम की एक लड़की से मिलता है और उससे नार्व के बारे में पूछता है। यहाँ वांसू उसे बताती है कि ये एक स्टोरी है जिसके बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी माँ उसके बारे में जानती है। तो हिप उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी मदर से स्टोरी के बारे में सब कुछ पूछे और उससे बताए। यहाँ हम देख पाते हैं कि योंगसू की मदर थोड़ी सी रूड थी, लेकिन फिर भी योंगसू किसी तरह उनसे स्टोरी के बारे में, नाव के बारे में पूछकर हिप को बताती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि नाव दरअसल पानी के जीव को कहा जाता है और वो पानी के बाहर तभी आते हैं जब उन्हें इंसानों की मदद करनी होती है। एक प्राचीन कहानी के अनुसार नाव को एक इंसानी लेखक से मिलना है और वो लेखक एक ऐसी किताब को लिखेगा जो कि भविष्य में मानव की जाति को बचाएगी। जब तक स्टोई को वो लेखक नहीं मिल जाता तब तक वो अपने घर वापस नहीं जा सकते। यहाँ हिप उस अपार्टमेंट में रह रहे सभी लोगों से मिलता है जिनसे भी उसे उम्मीद थी कि वो कुछ लिख रहे होंगे। तब वो लेखक को ढूंढने में नाकामयाब हो जाता है। यहाँ योंगसू को अपनी मदर से कुछ और बातें पता चलती है और वो इस बारे में हिप को जाकर बताती है कि नाव को मारने के लिए स्क्रल्स नाम के प्राणी आते हैं और पिछले रात वाले क्रिएचर स्क्रल्स ही थे। वो खुद को घास में इस तरह छिपा सकते थे कि आप उन्हें पहचान ही नहीं सकते और वो नाव को मार के ही रहेंगे, क्योंकि उनका इकलौता मकसद है नाव को पानी में उनकी दुनिया में जाने से रोकने का। इसके बाद हम हिप को देखते हैं जो कि विक नाम के एक आदमी से मिलने जाता है, जहाँ से पता चलता है कि विक पिछले 6 महीनों से एक किताब को लिख रहा है। ये बात जाकर हिप घर में स्टोरी को बताता है। तभी वहाँ पर विक भी आ जाता है जिसे हिप से कुछ काम था। यहाँ हिप विक को स्टोरी से मिलवाता है। जैसे ही विक स्टोरी को देखता है उसके बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है, जैसे सुइयां चुभ रही हो, जिससे ये कन्फर्म हो जाते हैं कि विक ही वो राइटर है जिसकी किताब के कारण आगे चलकर इंसानों की रक्षा होगी। घर में स्टोरी को हिप के लिखी एक किताब मिलती है जिसमें उसने लिखा था कि कैसे एक रात जब वो घर पर नहीं था गुंडे आकर उसकी पूरी फैमिली को मार दिए। हिप जब देखता है कि स्टोरी उसकी किताब को पढ़ रही है तो वो उसे मना करता है पढ़ने से, क्योंकि आज के पहले उसने कभी भी किसी को भी ये सब नहीं बताया। अब रात हो जाती है और समय आ चुका था कि जब स्टोरी अपनी दुनिया में, अपनी पानी की दुनिया में लौट जाए। जब स्टोरी पानी के अंदर जा रही होती है तो वो हिप को मना करती है कि वो उसे जाते हुए ना देखे,
तो हीप अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा था तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो नीचे आकर देखता है तो वो देखता है कि स्टोरी घायल हो गई थी, क्योंकि स्क्रल्स ने उस पर हमला किया था, जो कि रूल के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि पानी में जाते समय कोई भी स्क्रल्स हमला नहीं कर सकता। पर पता नहीं कैसे स्क्रल्स उस पर हमला कर पा रहे थे, जिसके कारण स्टोरी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाती। यहाँ हिप स्टोरी को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन जाने के लिए उसे नीचे जाना पड़ता, लेकिन नीचे तो स्क्रल्स थे, इसलिए हिप स्टोरी को विक के घर ले जाता है और उसे वहां छोड़ देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्क्रल्स इंसानों पर हमला तब तक नहीं करते जब तक कि इंसान सामने से उस पर अटैक ना करे। यहाँ हिप योंगसू को कॉल करता है और उससे उसके मदर से पूछने को कहता है कि स्क्रल्स के काटे गए जख्मों को कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि यहाँ स्टोरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। योंगसू अपनी मदर से पूछकर हिप को बताती है कि जहाँ से नार्व आई है वहाँ पर उसे एक स्पेशल चीज मिलेगी, उसका यूज करके नार्व को ठीक किया जा सकता है। यहाँ योंगसू पूछकर हिप को ये भी बताती है कि तांत्रिक रक्षक जिन्होंने इस नियम को बनाया है उनके अनुसार स्क्रन कभी भी नाव पर लौटते हुए हमला नहीं कर सकते। जब नाव का लौटने का सही समय आएगा तो एक ईगल आकर उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्क्रंट्स नाव पर हमला कर पा रहे थे, जो कि टाट्रिक के बनाए गए नियम के बिल्कुल खिलाफ था। दूसरी तरफ हम हिप को देखते हैं जो कि पुल के अंदर जाते हैं और लोहे की एक बनी प्लेट को हटाते हैं ताकि वो और अंदर जा सके। अंदर जाकर उन्हें ढूंढने पर उन्हें एक स्पेशल चीज दिखाई जाती है जो कि किसी टाइप का पत्थर था और वो चमक रहा होता है। हिप उसे लेकर घर आ जाते हैं और अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तभी वहाँ पर योंगसू आती है और उसे बताती है कि स्क्रंट्स नाव पर तभी हमला कर सकते हैं जब वो एक स्पेशल नाव हो, यानी कि मैडम नाव। और मैडम नाव कई सदियों में एक बार आती है और उनका आना इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जब वो नाव इंसानों से मिलकर वापस अपनी दुनिया में लौटती है तो वो अपने लोगों की रानी बन जाती है, लेकिन इससे पहले उस नाव को ये पता नहीं होता कि वही मैडम नाव है और यही कहानी का सिद्धांत है। इसलिए स्क्रंट्स इस नाव को कानून तोड़कर भी मारना चाहते थे। इसके बाद ही स्टोरी को वो पत्थर देता है और सारी कहानी को बताता है, और ये कहानी विक और उसकी सिस्टर भी सुन रही होती है। यह स्टोरी राइटर विक को बताती है कि उसके द्वारा लिखी किताब के कारण ईस्ट में रहने वाला एक बच्चा बहुत ही प्रभावित होगा और वो आगे चलकर उस देश का लीडर बनेगा और इस पूरी दुनिया को तरक्की की ओर लेकर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ही योंगसू की मदद से बाकी की स्टोरी भी किसी तरह जान लेता है और हमें पता चलता है कि मैडम नाव को स्कल से बचकर वापस ले जाने में 4 और लोगों की जरूरत होगी जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होगी, और वो है गार्जियन जो कि स्क्रंट्स की आंखों में देखकर स्क्रंट्स को रोक सकता है, दूसरा है हीलर जो कि नाव को चोट से ठीक कर सकता है, तीसरा है सिंबॉलिस्ट जो कि वातावरण में हो रहे बदलावों को समझकर आने वाले खतरों को जान सके, और आखिरी है गिल्ट यानी वो लोग जो कि एक जैसे काम कर सकते हो। यह स्टोरी को लगता है कि हीप ही उसका गार्जियन है, क्योंकि स्टार्टिंग से अब तक हीप ने ही उसकी जान बचाई थी। इसके बाद हम हीप को देखते हैं जो कि एक बड़े से फिल्म क्रिटिक से जाकर मिलता है और उसे सारी कहानी बताता है, क्योंकि उसे इन सब में बहुत ही ज्यादा नॉलेज था। यहाँ हीप उसे बाकी 3 लोगों को ढूंढने को कहता है जिसके पास एबिलिटीज हो कि वो नाव को उसकी दुनिया में जाने में मदद कर पाए। यहाँ वो फिल्म क्रिटिक्स उसी के अपार्टमेंट में 3 लोगों को ढूंढकर उसे देता है। पहला था डोई जो कि सिंबॉलिस्ट था, सेकंड पर एक स्मोकर था जो कि गिल्ड था, और तीसरी थी बिल जो कि हीलर थी, और गार्जियन तो खुद हीप ही था। रात में हिप और वो सब बाकी लोग स्क्रंट से लड़ने की प्रैक्टिस करने जाते हैं, जहाँ हिप स्टोरी के बताए गए मंत्रों का उच्चारण करता है ताकि स्क्रंट्स घास से बाहर निकले। जैसे ही स्क्रंट बाहर आता है, गार्जियन यानी कि हिप उसके आंखों में देखता है ताकि वो रुक जाए, लेकिन इसके बाद भी वो स्क्रंट नहीं रुकता और वो हिप की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी हिप के सामने फेबर आ जाता है जिसके कारण वो स्क्रंट रुक जाता है, क्योंकि ये किसी भी अनजान इंसान के पास नहीं आते जब तक ये मंत्र पढ़ा ना जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि हिप गार्जियन नहीं है। ये जानकर हिप को काफी बुरा लगता है कि अब स्टोरी को उन स्क्रंट से कौन बचाएगा और वो कैसे घर जाएगी। इसके बाद वो सब रात में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि पार्टी में आए लोगों के कारण स्क्रंट नाव को ना सुन पाए और वो लोग चुपके से नाव को उसके दुनिया में भेज सके। लेकिन उनका ये प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि स्क्रंट छिपकर नाव को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। तभी हिप की नजर उस पर पड़ जाती है और वो किसी तरह स्टोरी को बचाकर बिल्डिंग के अंदर ले आता है, लेकिन इस बार वो स्क्रंट छिपकर उस बिल्डिंग में एंटर कर चुका था
और उसके सामने था फेवर और वो अपना उस दिन का बदला लेने के लिए उसे मार देता है। यहाँ इन सभी को समझ आ गया था कि वो इस डोई को उसके घर नहीं भेज पाएंगे क्योंकि वो खास इंसान नहीं है। तभी डोई सभी को बताता है कि वो सिंबॉलिश नहीं हो सकता क्योंकि उससे अच्छा सिंबॉलिश तो उसका बेटा है और ये सच में निकलता है। यहाँ डोई का बेटा सबका पता लगाता है और वो सभी को बताता है कि हीलर मिसेबेल नहीं बल्कि खुद हिप है। और यहाँ हिप एक बार फिर से इस डोई की जान बचाता है जो कि स्क्रैंक के वार से घायल हो गई थी। तो उसी तरह बारिश तेज हो गई थी जिसके कारण पार्टी कर रहे लोग अंदर आ जाते हैं और हीपर्स के साथ ही बाहर जाते हैं और उन सभी के पास कोई ना कोई हथियार था ताकि वो सब स्क्रैंक से लड़ सके। तभी स्क्रैंक इस डोई पर हमला करते हैं। तब हीप उसे बचाने के लिए एक रॉड उठा लेता है और तभी वो देखता है कि हिजी नाम का बॉडी बिल्डर उस स्क्रैंक को ही देख रहा था जिसके कारण वो स्क्रैंक हिल नहीं पा रहा था। यानी यहाँ ये बॉडी बिल्डर ही असली गार्डियन है। हिप उससे कहता है कि वो स्क्रैंक को देखता ही रहे। तभी वहाँ एक ईगल आती है जिसके आवाज के कारण वो बॉडी बिल्डर उस ईगल को देखता है और तभी मौका पाकर वो स्क्रैंक उस बॉडी बिल्डर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर टाट्रिक आ जाते हैं यानी कि 3 गार्डियंस जिनसे कोई भी लड़ नहीं सकता था और वो स्क्रैंक को अपने साथ ले जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि एक ईगल आकर इस टॉय को अपने साथ ले जाते हैं और ये सभी लोग उसे ले जाते हुए देख रहे होते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक लाइक देकर एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मुझे ऐसी मूवीज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो अब मिलते हैं अगली फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।